तो आज हम लोग वेटलेसनेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आज छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं। डब्ल्यू ई आई वेटलेसनेस, हिंदी में भारहीनता। मतलब ऐसा लगता है कि वेट स्पेस में आपने सुना होगा बच्चों की वेटलेसनेस की स्थिति आती है। सुना है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वेटलेसनेस क्या है आप जानते हैं? कि अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हों और आपका, आप एक बात सोचिए, आप बहुत ऊंची बिल्डिंग है, कोई 100 मंजिल ऊंची दुबई में बुर्ज खलीफा है, आप वहां पर खड़े हुए छत में और वेइंग मशीन पे खड़े थे आप, अचानक वो हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। जिस पर आप खड़े थे वो हिस्सा बिल्डिंग का टूटा और हवा में नीचे को आ गया। अब आप है तो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े, वेइंग मशीन भी नीचे को आ रही है, फ्री फॉलिंग में आप भी उसके ऊपर थे। इस दौरान रीडिंग क्या होगी? Sir, zero. 0. आप मशीन के ऊपर हैं, वैसे मशीन के ऊपर ही रहेंगे ना, क्योंकि जिस इस एक्सेलरेशन से वो गिर रही है उसी से आप भी गिर रहे हैं, टच में हैं। Yes, sir. लेकिन वो वेटलेसनेस की स्थिति है, क्योंकि ठीक पैरों के नीचे वेट मशीन भी लगी है, लेकिन रीडिंग क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो बेसिकली आप एक बात समझ पा रहे होंगे, जब हम कहीं किसी सॉलिड सरफेस पर कहीं पर खड़े होते हैं बच्चों, तो जो हमारा वेट है वो डाउनवर्ड सरफेस को प्रेस करता है, और उतना ही सरफेस के द्वारा अपवर्ड रिएक्शन हमारे शरीर को झेलना पड़ता है। यही होता है या नहीं? आप Yes, अभी sir. भी कहीं पर बैठे होंगे, कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पर आपका वेट पड़ा और आप कुर्सी के द्वारा आप पर उतना ही अपवर्ड फोर्स लगाया गया। जमीन में फर्श में खड़े हैं तो वहां पर ऐसा होगा। लेकिन ये एक स्थिति है जब आप वेटलेसनेस के दौर से गुजर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, एस्ट्रोनॉट्स के साथ ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऐसा क्यों होता होगा, इस पे बात करते हैं। तो वेटलेसनेस के दौरान क्या होता है बच्चों की, जैसे ये अर्थ है, तो भाई ये तो हो गई अर्थ आपके पास, ये इसका रेडियस मान लेते हैं आर, और मान लेते हैं एक सैटेलाइट है जो इससे एच हाइट पर है। अब फिर बात वही है कि हाइट किसको कहेंगे, ये दूरी को एच कह रहे हैं। अब क्योंकि हाइट जिसको कह रहे हो तो चारों तरफ है ना, तो सैटेलाइट ने ऐसे घूमना है। उतना अच्छा नहीं बना, आप समझ रहे होंगे, सैटेलाइट में ये घूम, ठीक है। इस सैटेलाइट में मान लेते हैं ये सैटेलाइट था, यहाँ पर एम मास्टराइट व्यक्ति बैठा हुआ है, स्मॉल एम। अर्थ का मास कैपिटल एम मान लेंगे बच्चों हम लोग, तो अर्थ का मास यहाँ पर है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखिए, इसको लिखना शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सैटेलाइट let us consider a satellite revolving around the earth revolving around the earth in a orbit, in an orbit of radius r equal to r plus s। तो r plus s को हमने स्मॉल r मान लिया है।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। तो हम मान लेते हैं कि सैटेलाइट है और सैटेलाइट में एम मास का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए, सपोज अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल एम, सपोज a person of mass small m is in the satellite। तो अर्थ का मास आपने कैपिटल एम माना है, तो अर्थ अपनी ओर खींचेगी उसे। तो लिखिए, सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, तो वो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर का मतलब क्या है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब व्यक्ति सैटेलाइट के अंदर होगा बच्चों, तो सैटेलाइट के फर्श पे उसके पैर पड़े होंगे, माना वो सैटेलाइट में अंदर खड़ा है। तो सरफेस की जो रिएक्शन है उसको एन मान लेते हैं, कैपिटल एन लिखिए। सपोज रिएक्शन बाय द सरफेस बी कैपिटल एन। तो अब आप ये समझिए कि जो नीचे को लगा है वो है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और जो ऊपर को रिएक्शन है वो है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी, ठीक है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी will be g capital M small m upon r square minus n। नेट फोर्स हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने ये पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ से। यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, इसको आपके पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू मास तो आदमी का एम है और एक्सेलरेशन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी यही होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। Yes, sir. तो बच्चों देखो, दोनों साइड से एन क्या आ जाएगा, एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। अरे भाई, दोनों साइड से बाकी कैंसिल हो गया। Yes, sir. तो ये वही स्थिति हो गई है नहीं जो मैं अभी कह रहा था आपसे, कि बहुत ऊंची बिल्डिंग पर आप वेइंग मशीन पे खड़े थे, आपने अपना वजन देखा, सही है आया, और अचानक क्या हुआ कि बिल्डिंग का वो हिस्सा टूट के नीचे को आ गया, आप भी आ गए, वेइंग मशीन भी आ गई। अब आप मशीन पे खड़े भी हैं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड कुछ है ही नहीं, तो आपको उस दौरान वेटलेसनेस रियलाइज होगी या नहीं होगी? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों, यही वेटलेसनेस सैटेलाइट के अंदर भी इसीलिए होती है। क्या मैं आप समझा पाया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए, thus the surface does not exert surface does not exert any force on the body, and the body is in a condition of कौन सी? So weightlessness. वेटलेसनेस।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर तो हम एक सैटेलाइट को फ्री फॉलिंग बॉडी भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आइडियली। बच्चों, ओके। सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है ना, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो डिफरेंट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे, वो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। जहां पर अर्थ सरफेस है, सपोज ये अर्थ है, तो यहां से काफी बड़ा 36,000 बहुत बड़ा होता है नंबर, तो 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से। तो 6,000 और मान लो नीचे, तो 42,000 से ऊपर हो जाएगा अर्थ सेंटर से। इस ऑर्बिट में जो घूमते हैं इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। कैसे सैटेलाइट बोलते हैं? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। हम्म। इस ऑर्बिट में घूमने वाले जो सैटेलाइट हैं बच्चों, होता क्या है, इनका रिवॉल्विंग टाइम जो है वो 24 आवर ही होता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। अब अर्थ भी 24 ही घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब आप खुद समझिए, अर्थ का कोई मान लेते हैं, यहाँ पर आप हैं, ये हैं आप, तो सैटेलाइट मान लेते हैं यहाँ पर है। अब 24 घंटे में आपने भी चक्कर लगाया, 24 ही घंटे में यहाँ पर सैटेलाइट ने भी लगाया, आपके सर के ऊपर ही था। तो वो हमेशा पूरे चक्कर में आपके सर के ऊपर ही रहेगा या नहीं रहेगा, सोचिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो जैसे पृथ्वी घूम रही है लेकिन आपको लगता है कि आप तो रुके हुए हैं, तो ऐसे ही आपको अपने सर के ऊपर हमेशा सैटेलाइट दिखेगा, तो आपको लगेगा जब आप रुके हैं तो सैटेलाइट भी रुका है, ऐसा महसूस होगा या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये शब्द क्यों बना? जियो मतलब अर्थ, और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ, बेसिकली रुका हुआ ना अर्थ है ना सैटेलाइट है, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि शायद ये हमेशा रुका हुआ ही एक ही जगह पर है। तो ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और बच्चों, ये जो सैटेलाइट हैं, ये 36,000 किलोमीटर हाइट पर, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। आप नीचे से जब सिग्नल कहीं भेजते हैं तो बहुत ज्यादा दूर तक वो नहीं जा पाते, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती है, कितना ही ऊंचा टावर बना लीजिए। तब सोचा गया कि अगर ऊपर एक सैटेलाइट हो, हम नीचे से सिग्नल ऊपर भेजें पहले, वो सैटेलाइट उन सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे, तो अब वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाएंगे या नहीं नीचे? यस सर। तो यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलती हैं बच्चों, 8 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो 36,000 तो बहुत कम हुआ। सेकंड का एक छोटे से हिस्से में वो वहां पहुंचती हैं, उनमें जो होते हैं बूस्टर लगे होते हैं, वो इन सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वापस अर्थ में भेज देते हैं। तो सिग्नल्स की लंबी बारिश जैसी हो जाती है, सोचिएगा। ऐसा कुछ सोचिए यहां से, कि जो सिग्नल होंगे, ऐसे 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 तो 8 सैटेलाइट, अगर आपके पास 8 सैटेलाइट सिग्नल वापस नीचे को भेजता है, तो पृथ्वी का 1/3 हिस्से में लोग उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, उस सिग्नल के। तो सिग्नल में ये फायदा है। आज सैटेलाइट का स्कोप कितना ज्यादा है, आपको बैंकिंग सेक्टर है, एटीएम से अभी मैसेज आ जा रहा है, बैंक से पैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसी समय मैसेज आ जाता है बच्चों। आपको लगता है बिना सैटेलाइट के पॉसिबल था? भारत में ही इतनी ट्रेनें चलती हैं, दुनिया में तो छोड़ो, कि अपने ट्रेनों का नेटवर्क हर समय चल रहा होता है, उनका रिजर्वेशन कितना तेजी से होता है। कहीं टिकट किसी ने कैंसिल कराया, आपको वो सीट उपलब्ध हो जाएगी अभी कि खाली है।
इतना तेजी से इंफॉर्मेशन कैसे जाती होगी, वो इंफॉर्मेशन सोचिए आप जरा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है कहते हैं जब लोग, तो लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सी इंफॉर्मेशन। मोबाइल नेटवर्क, टीवी चैनल, इंटरनेट, ये सारा सैटेलाइट सिस्टम के बिना हो पाएगा क्या? अब No, sir. हाँ, 36,000 किलोमीटर पे सैटेलाइट होना है कम्युनिकेशन। तो वो आपका होना है तो आपके पड़ोसी देश का भी होना है, बाकियों का भी होना है, हर एक को कम्युनिकेशन चाहिए। तो बच्चों इसमें ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है इस ऑर्बिट में। तो इतने सारे सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना, तो अब लगातार टफ होते जा रहा है नए सैटेलाइट को बीच में एंट्री करवाना। जो ऑलरेडी बहुत सारे सैटेलाइट हैं उनके भी गैप भी तो होना चाहिए थोड़ा। सारे सैटेलाइट घूमे जा रहे हैं, कहीं गलती से भी एक सैटेलाइट अगर दूसरे से टकरा गया तो दोनों बेकार हो जाएंगे। वो दोनों सैटेलाइट उस समय पत्थर उड़ रहे, फिर अब पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, अब मनमर्जी घूमेंगे वो औरों को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो दुनिया भर के सैटेलाइट एक दूसरे से वो नुकसान में आ सकते हैं। सारा काम आज के दौर में सैटेलाइट के बिना आप समझ रहे होंगे पॉसिबल ही नहीं। तो ये अपने आप में एक शानदार ब्रांच है जिंदगी में आगे बढ़ना सीखने के लिए। मैं जो बता रहा हूँ वो तो एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। अच्छा, सैटेलाइट की जो एनर्जी है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नए पेज में बात करता हूँ, हेडिंग डालिए एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो बच्चों जब कोई सैटेलाइट घूमता है अर्थ के चारों ओर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, दोनों एनर्जी होती है। तो दोनों को मिला लेंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्यों होती होगी, मतलब क्यों की क्या वजह है? सर पोटेंशियल तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगी। वेरी गुड। और काइनेटिक? सर उसके अर्थ के चारों तरफ मोशन जो रिवॉल्व करती है उसकी वजह से। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों होंगी। तो चलो यार लिख लो इसको भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखिए। When a satellite revolve around a planet, when a satellite revolves around a planet in its orbit, it possesses kinetic energy, it possesses kinetic energy, ब्रैकेट में लिखो क्यों है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू, हाँ ऑर्बिट में, ये पेन आज दिक्कत कर रहा है इसलिए आप लोग लिख लीजिए ऑर्बिटल मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब चलो हम इसको करके देखते हैं। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और अगर आपको याद हो तो v हमने √gm/r निकाला था, याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी?
हाफ एम बी स्क्वायर टी एम अपॉन आर, मतलब जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। किया था शायद, ये तो ऐसा आया था, याद है? Yes, sir. यस सर। टोटल एनर्जी तीसरा पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी एम एम अपॉन 2r, पोटेंशियल माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ये है बच्चों। तो ये ई है। तो यहां से कुछ पॉइंट हमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग। मैं नोट करके लिख रहा हूं, आप लोग समझिए कि ऐसा है या नहीं है। पहला, काइनेटिक एनर्जी माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी है या नहीं। आपको मैंने एक्सप्रेशन ऊपर लिखा रखे हैं, देखिए तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हम्म। दूसरी बात बच्चों, ऑर्बिट में जब भी कोई घूमता है उसकी एनर्जी टोटल भी हमेशा नेगेटिव होती है, और ये बात आपने केमिस्ट्री में भी देखी होगी। जब तक वो ऑर्बिट में घूमेगा उसकी एनर्जी नेगेटिव आ रही होगी, और जब वो फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऑर्बिट में रह ही नहीं सकता कभी। इन्फिनिटी पे जाते ही जीरो हो जाती है एनर्जी, फिर उससे आगे पॉजिटिव होगी। अब सोच लो। तो काइनेटिक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखोगे, ऐसे ही सोचो। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए कार्तिकेय? तो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। वेरी गुड। ये न्यूमेरिकल में काम आती हैं चीजें। पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐसे लिख लो बच्चों, एक बार दोबारा लिख लो, माइनस जी एम एम अपॉन आर है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। तो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी ज्यादा हुई कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई? Sir, potential energy. हाँ, ये छोटे छोटे सवाल हैं कि टोटल, हमारे दिमाग में यह है टोटल ज्यादा होता होगा ना। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था? सोचिएगा। तीसरा, कि पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर, पहले की मदद से। यस सर।
भाई अभी पोटेंशियल था 2 टाइम टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी है माइनस टाइम के। तो पोटेंशियल और काइनेटिक में ये रिलेशनशिप हो गई बच्चों। काइनेटिक तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना कभी, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर में क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या एम नेगेटिव हो सकता है? क्या वी स्क्वायर नो नेगेटिव सर। हो सकता है? नो तो सर। काइनेटिक तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो नेगेटिव क्या हो जाएगी? सर पोटेंशियल। ठीक है। ये बातें भी समझ में आई यहां तक? तो हम लोग अब आपको डिफरेंट ऑर्बिट बताता हूं मैं आपको। ऑर्बिट होता कैसा है, थोड़ा सा देखिएगा। पाथ ऑफ अ सैटेलाइट लिख दो। सैटेलाइट का पाथ कैसा होता है ये बता रहा हूं मैं आपको। हम्म, बहुत एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा। ये मान लो सैटेलाइट है बच्चों, ये सैटेलाइट है। से आर दूरी पर यहाँ पर अर्थ है, ई। ठीक है। अच्छा, अब जब इधर ही वापस आ जाएगा तो इधर से तो आ नहीं पाएगा, फिर भी ऐसा बना दो। ये बच्चों तब है जब वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम हो जाए। ऑर्बिटल वेलोसिटी बताई थी मैंने आप लोगों को, जिससे ऑर्बिट चारों ओर घूमे। ऑर्बिटल से कम होगी तो अर्थ से जाएगा और वापस अर्थ पे ही आ जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। ये उससे कम वाली है, प्रोजेक्टाइल वाला पैराबोला, सॉरी इलिप्स। ये इलिप्टिकल है। उसके बाद बहुत अच्छा तो नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ऐसे घूमेगा। तो ये तब है बच्चों जब v और v नॉट बराबर हो जाए। तो एक ऐसा पाथ ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर अगर स्पीड हो गई तो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिटल में घूमेगा। और ये सर्कल है, क्या बनेगा? इधर क्या बना भाई? ये सर्कल। सर्कल है। अगर आपने थोड़ी स्पीड और बढ़ा दी, ये बहुत अच्छा तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं ड्राइंग। एक तो एक ही बार में बनाना हुआ है। ये ऐसे घूमेगा। ये तब है जब वेलोसिटी ऑर्बिटल से तो ज्यादा हो जाए, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तब ऐसा बनेगा। ये इलिप्स इलिप्स बनेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो, लेकिन अभी एस्केप वेलोसिटी से कम हो। अगर एस्केप से के बराबर हो जाए तो फिर कभी लौटेगा नहीं। एस्केप करना मतलब भाग जाना ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये कब होगा? जब v किसके बराबर हो जाएगा? एस्केप के बराबर। और उस समय बच्चों पैराबोला बनेगा। इसीलिए इन चीजों के बारे में पहले से जानना जरूरी है। क्या होता है पैराबोला, एलिप्स, सर्कल है, पैराबोला। और अगर किसी ने एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा स्पीड से फेंक दिया तो फिर ये ऐसा कुछ बनेगा कि v ग्रेटर देन वी ई है। स्टेप जितना हो सकता है उससे भी ज्यादा स्पीड से। और तब जो पाथ बनता है बच्चों वो हाइपरबोला बनता है। आप फिजिक्स से स्टूडेंट के तौर इतना जानना ही बहुत है आपके लिए। अच्छा, सबसे अंदर वाला भी इलिप्स ही था, हाँ। ये जो सबसे अंदर पहला बना था ये भी क्या था? इलिप्स ही था। इसे बना लीजिए।
डिफरेंट ऑर्बिट के बारे में समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो बढ़िया। तो उम्मीद है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझ में आए होंगे। आज के दौर में जीपीएस, आप कहीं भी जाते हैं लोकेशन ट्रेस करना, तो सैटेलाइट अगर ना हो तो आपका सब काम रुक जाना है। अर्थ से जितना नजदीक रहेगा सैटेलाइट, अर्थ ज्यादा फोर्स से खींचेगी, तो उसको बचने के लिए उसको और तेज घूमना पड़ेगा। तो सैटेलाइट जितना नजदीक होते हैं ज्यादा तेज घूमते हैं, और जितना दूर होते हैं उतना फिर क्या होगा अर्थ से? सर धीरे घूमते। उतना धीरे घूमेगा। बच्चों यही काम आप जो सैटेलाइट में समझ रहे हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन्स में भी समझिएगा, डिफरेंट ऑर्बिटल में। जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं ना, वहां भी यही चीजें होंगी। दोनों में मतलब यूनिवर्स में गजब बात है, बड़े से बड़े में भी वही लॉ फॉलो हो रहे हैं, और छोटे से छोटे में भी वही लॉ फॉलो हो रहे हैं। नेचर में सब यूनिफॉर्मनेस है, सब जो, कोई वीआईपी नहीं है यहाँ, कोई खास। यहां तक सबने नोट कर लिया है? कोई दिक्कत है? अरे भाई क्लियर हो नो गया? सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाए फिर, अब छोटा सा। वीई और वीओ में आपस में क्या रिलेशन है? ऑर्बिटल वेलोसिटी में और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? बताया था क्या मैंने? नहीं बताया? हेलो? सर escape वेलोसिटी 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। 2 टाइम्स नहीं होती, √2 टाइम्स होती है। यस। ये बताया था मैंने कि वीई जो होती है वीओ को √2 टाइम्स है। ये बताया बच्चों। आप लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है ये। एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का रिलेशनशिप बताना है। तो इसमें क्या है कि जो ई है वो टोटल एनर्जी है, के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो यू है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको ग्राफ 4 मिलेंगे, आपको बताना है सही कौन सा है। मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं आपको, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ड्राफ्ट सही है।
ये ई है टोटल, ये यू है, और ये के है। दूसरे में हाँ नहीं नमस्कार, हाँ जी, हाँ हाँ नहीं जी नमस्कार। अभी काम तो शुरू, कुछ नहीं बचा है, हमने सब कर दिया। हाँ हाँ सारा हो गया, भेज दिया हमने सब कुछ, हमारा कुछ नहीं बचा है। हाँ जी ठीक है ठीक है ओके। ये दूसरा है, ई है, वो कांस्टेंट, ये थोड़ा तिरछा हो गया होगा, आप समझ रहे होंगे। ये तीसरा ग्राफ है, ये यू है, ये ई है, और ये ऊपर से आ रहा है, ये के है। और ये चौथा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ये यू है, ये कांस्टेंट ई है, और ये के है। तो प्लीज आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है वाला, और क्यों। क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो मतलब टोटल एनर्जी होती है वो सर कांस्टेंट होती है और नेगेटिव होती है, इसलिए सर। अच्छा, तो कौन सा कहा आपने। सर लास्ट वाला 4। लास्ट, ठीक है। अरे भाई बाकी लोग सहमत हैं या सर नहीं। फोर्थ। हम्म, यस सर। अच्छा सर फोर्थ। सर थर्ड। हाँ ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है थर्ड के पीछे। सर जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है, जैसे अभी इसमें है कि टोटल एनर्जी माइनस मतलब नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी की 2 टाइम्स होती है, तो मुझे थर्ड लग रहा। अच्छा, हाँ योगिता आपका क्या आइडिया है। इसमें थर्ड ही है, क्योंकि पोटेंशियल और टोटल दोनों ही नेगेटिव है, और काइनेटिक पॉजिटिव है, ऊपर ही है, ठीक है। और टोटल कांस्टेंट नहीं है कि सीधी लाइन आ जाए। क्या मैं समझा पाया सुमित। यस। सुमित, यस सर। टोटल एनर्जी बेटा जो थी वो कांस्टेंट नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आप जानते हैं, तभी आता है हॉरिजेंटल जब कांस्टेंट। यहाँ टोटल कांस्टेंट नहीं है, टोटल भी आर पे डिपेंड कर रही है नहीं। यस सर। तो ये वर्टिकल लाइन वाई वाई एक्सिस एनर्जी के लिए है, और एक्स एक्सिस आर के लिए है, स्मॉल आर। तो ये ग्राफ होगा। क्या ये समझ में आ पाया आप लोगों को। यस सर। ठीक, नेक्स्ट टर्म मैं आप लोगों को दे यस। रहा हूँ आज एससी वर्मा सर का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 पार्ट 2 आप पूरा करेंगे। कल केवल वहीं पर बातचीत होगी जहां पर आपको नहीं आ रहा हो।
जहां आपको नहीं आ रहा होगा वहां बातचीत होगी, बाकी जो आ रहा है उन्हें आप खुद करेंगे, तो हमारा टाइम बचेगा। कम से कम 50% तो क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप प्लीज उन्हें ट्राई करिए। आज हम फिजिक्स में इतना ही करते हैं, 10 मिनट के बाद मैथ्स में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? किसी को कुछ कहना है, पूछना है?